गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज हम आपके लिए एक केस स्टडी लेके आए हैं, डिविडेंड और बोनस शेयर्स देने वाले स्टॉक्स। आइए चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हमने जो टॉप क्लास के ईटीएफ में से हमने टॉप क्लास के स्टॉक्स को हमने सेलेक्ट किया था। इनमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड देने वाले हैं, ठीक है। इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड देने वाले हैं। इनमें से जैसे विप्रो, इन्फोसिस, इन्फोसिस भी है। इन्फोसिस टॉप 5 के अंदर है। तो इन्फोसिस की हम केस स्टडी करते हैं। जिस तरीके से हमने इन्फोसिस की केस स्टडी की है, उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि डिविडेंड और बोनस देने वाले शेयर्स अगर रखे जाएं भविष्य में, उनको अगर खरीद के और छोड़ दिया जाए तो लॉन्ग टर्म में कितना तगड़ा कंपाउंडिंग होता है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इन्फोसिस की केस स्टडी कर रहे हैं। इन्फोसिस के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फोसिस एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड भी देते हैं और बोनस शेयर्स भी देते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बोनस शेयर देते हैं और कई बार नहीं भी देते हैं। तो वो कभी कभी ईयर्स टू ईयर्स भी देते हैं और कभी गैप भी हो जाता है बीच में, ठीक है। तो हम इन्फोसिस का हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी बोनस हिस्ट्री अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन के अंदर, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा बोनस हिस्ट्री। 1994 में इसने 1:1 रेशियो में बोनस शेयर्स दिए थे, ठीक है। 1994 में, 1997 में इसने एक के बदले एक दिया, 1999 में एक के बदले एक दिया, 2004 में एक ब्लॉकबस्टर तरीके से इसने एक के बदले तीन दिया, ठीक है। 2006 में भी इसने दिया था। 2006 के बाद एक गैप रहा। 2014 में इसने दिया एक के बदले एक, 2015 में दिया एक के बदले एक, फिर 2018 में एक के बदले एक, उसके बाद नहीं दिया अभी। तो स्टार्टिंग में जो इसका प्राइस था वो 75 रुपीज़ था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका स्टार्टिंग में 75 रुपीज़ प्राइस था। तो आइए समझते हैं हम कैलकुलेशंस को कि बोनस शेयर्स और डिविडेंड किस तरीके से कैलकुलेशन होता है और कंपाउंडिंग बनती है। देखिए, सपोज मान लीजिए कि उस समय, मैं नोट कर लेता हूँ, 2004 की बात है। 2004 में इसका जो प्राइस था वो 75 रुपीज था, ठीक है। सिर्फ 75 रुपए का प्राइस था इन्फोसिस का। इन्फोसिस का 75 रुपए प्राइस था, तो उस समय लोगों के पास पैसा भी नहीं होता था। 2004 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लगभग इसका 75 रुपए के आसपास प्राइस था। और अगर हम इसको मान लीजिए कि इसने बोनस देना स्टार्ट किया, सॉरी डिविडेंड देना स्टार्ट किया था इसने 2004 में, लेकिन हमने सपोज इसको खरीदा है 1994 में हमने इसको खरीदा। इसकी वैल्यू थी 75 रुपीज़ के आसपास ही था ये, ठीक है। काफ़ी टाइम तक ये 75 ही रहा। और उसके बाद जब 75 रहा, तो उस समय सपोज मान ली जाए कि लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, तो हमने 10 शेयर्स इसके ले लिए, यानी 750 रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट की 1994 में, ठीक है। 1994 में हमने, आप यहाँ देखिए जहां मेरा कर्सर जा रहा है, 1994 में मान लीजिए हमारे पास 10 शेयर्स थे इन्फोसिस के। 1997 में इसने एक के बदले एक दिया, यानी कि जो 10 थे हमारे 20 हो गए, ठीक है। उसके बाद इसने 1999 में एक के बदले एक दिया, तो यानी जो हमारे पास 20 थे वो 40 हो गए। और उसके बाद फिर इसने 2004 में एक के बदले तीन दिए, तो यानी कि जो 40 थे हमारे 120 हो गए। 120 के बाद 2006 में इसने एक के बदले एक दिया, यानी 120 है तो 240 हो गए। 2014 में भी एक के बदले एक दिया, 480 हो गए। 240 के 480। 2015 में भी एक के बदले एक दिया, 480 के 960 हो गए। और 2018 में भी इसने एक के बदले एक दिया, यानी 1920 हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। ये 1920 हो गए ये टोटल 10 से। यानी कि कितना तगड़ा कंपाउंडिंग हुआ आप देख रहे होंगे, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म में कितना तगड़ा कंपाउंडिंग होता है, यानी कि सिर्फ हमारे पास 10 स्टॉक्स थे 1994 में, और ये कितना बन गए, 1920 बन गए 10 से, ठीक है। अब चलते हैं हम कैलकुलेशंस को समझते हैं, डिविडेंड वाली कैलकुलेशन को समझते हैं। इसने जो पर शेयर दिया, ठीक है, इसने पर शेयर दिया था डिविडेंड, यानी ये रुपीज में है। तो पर शेयर इसने दिया था 2004 में, इसने 115 रुपए के हिसाब से दिया था। तो 115 इंटू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 120 शेयर थे हमारे 2000। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि पर शेयर अगर 115 है तो मल्टीप्लाई कर लो, 13,800 दिया। तो ऐसे हमने जो कैलकुलेशन की है, पर शेयर इसने कभी 5 रुपए दिया, कभी 6.5 रुपए दिया, ऐसे करके इसने पूरा हिस्ट्री है। और हमने उस समय जिस ईयर में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स थे, उस हिसाब से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कैलकुलेशंस ऐसे बनती चली गई, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट आ गया और यहाँ पर शेयर आ गया, ये अमाउंट हो गया इसका, ठीक है।
अमाउंट। तो ये जो टोटल अमाउंट बन गया डिविडेंड का ही 7,93,740 रुपए सिर्फ डिविडेंड का बन गया फ्रेंड्स। ठीक है, 2004 से लेकर और 2024 तक ये अमाउंट बन गया 7,93,740। ठीक है, अब हम एक चीज और भी समझ लेते हैं कि इसका जो प्राइस था उन दिनों, यानी कि ईयर वाइज इसका जो प्राइस है, यहाँ पर हमने प्राइस लिखा हुआ है। तो 2004 में जैसे सपोज इसका प्राइस था 78 रुपये हो गया था। ठीक है, 2004 में कितना हो गया था, 78 रुपये हो गया था। तो 2004 में 78 रुपये हो गया था, तो हमने सपोज जो डिविडेंड वाला पैसा है इससे हमने स्टॉक में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, स्टॉक्स में। तो टोटल हमारे पास जो स्टॉक्स हो गए, इसी तरीके से हम करते रहे, इसको कन्वर्ट करते रहे, हमने इसको री इन्वेस्टमेंट कर दिया डिविडेंड वाले अमाउंट को। तो हमारे पास 11,166, जो 7,93,740 रुपये हमारे पास आए थे डिविडेंड के, उससे हम स्टॉक लेते रहे, तो 1166 स्टॉक हो गए। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 1920 तो हमारे बोनस शेयर्स हुए कि एक के बदले एक के बदले तीन, ऐसे करके 1920 हो गए। ठीक है, उसके बाद 1166 जो थे हमारे, ये डिविडेंड के बदले हमने उसको कन्वर्ट कर दिया स्टॉक्स में। तो टोटल हमारे पास हुए 3,086 शेयर्स हुए हमारे पास। ठीक है, 3,086। अगर हम 3,086 को मल्टीप्लाई करते हैं 1595, आज का जो रेट चल रहा है 1595, तो ये हो गया 49,22,170, यानी कि 50 लाख हो गया लगभग। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ हमने 750 रुपए लगाए थे। ठीक है, 750 रुपए लगाए थे शुरू शुरू में 1994 में, और ये टोटल कितना हो गया, 50 लाख हो गया। तो फ्रेंड्स, ये कैसे हुआ 50 लाख, ये कंपाउंडिंग हुई है। इसमें एक समझदारी और की गई है कि जितने भी डिविडेंड का जो पैसा आ रहा था उसको स्टॉक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो उससे क्या हुआ है कि इसकी जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है, जो क्वांटिटी है, वो बढ़ने लग गई। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ने लग गई, और इसी तरीके से हमारा जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 50 लाख रुपए बन गया है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ 750 रुपए की इन्वेस्टमेंट में ये 50 लाख रुपए बन गया है। कितना तगड़ा कंपाउंडिंग हुआ है, देखिए। तो इसका मतलब ये, यहाँ से हम एक लेसन हमें ये मिलता है कि जो बोनस वाले शेयर्स है, जो टॉप क्लास की, जिनकी होल्डिंग्स टॉप क्लास की होल्डिंग्स है इंडेक्स के अंदर, ठीक है, अगर वो बोनस और डिविडेंड अगर देते हैं, तो इस तरीके के स्टॉक्स को पिकअप करके, और हम थोड़े बहुत, मतलब 10-20 स्टॉक अगर हमने डाल दिए, तो 30-40 साल बाद फ्रेंड्स यही बन जाएगा। जैसे 10 स्टॉक से हमारा कितना बन गया, 3,000 स्टॉक बने, हमारा 10 स्टॉक से 3,086 स्टॉक्स बन गए, शेयर्स बन गए। तो इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना चाहते हो तो इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको एक पोर्टफोलियो बना के काम करना है, क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियो बना के काम करेंगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। जैसे सपोज आपने 10 स्टॉक्स आपने चूज किया, टॉप क्लास के ब्लू चिप स्टॉक्स जो डिविडेंड और बोनस भी देते हैं, 10 स्टॉक आपने किए, और 10 स्टॉक्स आप ये लगा लीजिए आज के हिसाब से, अगर आप सौ सौ क्वांटिटी, अगर मान लीजिए एक साल में नहीं होगा तो 2 साल में होगा, तो 100 क्वांटिटी आप लेके और उसको छोड़ दो आप हमेशा के लिए, मतलब 25-30 साल के लिए आप छोड़ दो। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास 10 स्टॉक्स हैं तो आप इसका 10 गुना कर दीजिए फ्रेंड्स। आप इसका 10 गुना अगर करेंगे तो ये 50 लाख है, तो 50 × 10, तो आपका आ गया 5 करोड़ रुपए के आसपास है। तो 5 CR का आपका एक बहुत तगड़ा पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है एक लॉन्ग टर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको समझना बहुत जरूरी होता है। यदि आप एक बहुत बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको एक पोर्टफोलियो बनाकर, और उसको समझ लो एक लॉन्ग टर्म में आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, ताकि अगर वो बोनस शेयर्स देता है तो आप बोनस जो शेयर्स हैं उसके लिए एलिजिबल हो सकें। क्योंकि जब आपके पास शेयर्स होंगे तब ये एक के बदले एक आपको मिलेगा। अगर आप उसमें ट्रेडिंग करते रहेंगे तो कभी इस तरीके का टाइम आएगा तो आपकी एलिजिबिलिटी हट जाएगी, और उसके बाद आप ले नहीं पाएंगे उसको, और आपके पास फिर उतने ही शेयर रहेंगे, यानी कि आप जो उसका लेवरेज है उसको नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, तभी जाके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया डिविडेंड का। सेम डिविडेंड का केस होता है। यदि आप बाई सेल करते रहेंगे तो उसका जो बेनिफिट होता है, डिविडेंड का बेनिफिट होता है, उस बेनिफिट को आप बीच में मिस कर सकते हैं। तो इसीलिए होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये जो बोनस शेयर्स देने वाले और डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स होते हैं, इनका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए। जितना आप लॉन्ग टर्म में इनको होल्ड करेंगे, उतना ही आपका फंड तैयार होगा, अच्छा खासा फंड तैयार होगा। ये मैंने
एक केस स्टडी इन्फोसिस का लिया है, इसी तरीके से आप केस स्टडी बना सकते हैं कि विप्रो का बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो स्टॉक्स हमने चूज किए थे टॉप क्लास ईटीएफ से, उनमें हमने कुछ डिविडेंड स्टॉक्स भी हमने रखे हैं। देखिए, डिविडेंड देने वाले जो स्टॉक्स हैं, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स हैं, एसबीआई डिविडेंड देता है, आईटीसी डिविडेंड देता है, इन्फोसिस देता है, टीसीएस देता है, ये डिविडेंड देते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी डिविडेंड देता है। देखो, बोनस का कोई गारंटी नहीं होती कि वो कब दे दे, एक के बदले एक शेयर कब दे दे, कोई पता नहीं है। ठीक है, कभी कभी स्टॉक्स अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू, तो वो स्प्लिट होके आपको 10 दे देगा, एक के बदले। ठीक है, 10, वो स्प्लिट होके आपके एक के बदले 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बोनस शेयर्स के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि वो कब दे देगा कब नहीं देगा, लेकिन जो डिविडेंड हिस्ट्री है उसको आप चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ, ये डिविडेंड हर साल दे रहा है, कितना दे रहा है। तो उसका उसका आप उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें जो टॉप क्लास के हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी, एसबीआई और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये टॉप क्लास के हैं। उसके बाद और भी डिविडेंड वाले देने वाले हैं, ये हमने डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स हमने, ये गवर्नमेंट के स्टॉक्स हैं और डिविडेंड भी देते हैं, जैसे राइट्स हो गया, आईआरएफसी हो गया, इरेडा हो गया, पीएफसी हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, आईओसी, आरईसी लिमिटेड हो गया, एंड एनएमडीसी हो गया, आरवीएनएल हो गया, सेल, गेल, सीडीएसएल, बीपीसीएल, एनएचपीसी, टाटा स्टील, विप्रो, ये सारे डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स हैं। ठीक है, इनमें मैक्सिमम गवर्नमेंट के स्टॉक्स हैं, लेकिन हमने अभी नीचे रखे, नीचे 30 के बाद हमने इनको अभी एनलिस्ट किया है, लेकिन इसको अभी हम कैलकुलेशन मोड पे अभी लेके नहीं आए हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ 30 को कर रहे हैं, इनमें से जो जो हमें लगेगा उस उसको हम यहाँ पर हम कैलकुलेशन में लेके आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी सिर्फ हमने इनको मेंशन किया है, बाकी ये जो 30 है, ये हमारे उसके हमारे कैलकुलेशंस में है, हमारे राडार पे है। ठीक है, इनको हम ले सकते हैं कभी भी। अब बात आती है कि सेलेक्ट कैसे किए जाए इस तरीके के स्टॉक्स को। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, सबसे पहले तो इन जो ये जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, इनको इन्फोसिस का जैसे मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से आईटीसी का एक एक करके आपको इनकी हिस्ट्री को चेक करना पड़ेगा। जैसे आईटीसी है, तो आईटीसी का भी आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, डिविडेंड हिस्ट्री क्या है, बोनस हिस्ट्री क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को ले सकते हैं और उस डेटा पे फिर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, और आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 20 साल बाद, 25 साल बाद ये क्या हमें, किस तरीके का हमें ये रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो ये सब एनालिसिस करने के लिए आपको कम से कम 5 स्टॉक ऐसे एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वास्तव में चीजें काम कर रही हैं, कंपाउंडिंग वास्तव में होती है। ठीक है, जब आप खुद अपने आप, जब आप कैलकुलेशंस करोगे, जब स्टडी करोगे, तो आपको पता चलेगा कि चीजें कैसे काम करती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। समझ रहे हो फ्रेंड्स, क्योंकि किसी के कहने से, किसी के बोलने से ये समझ में नहीं आएगा आपको, आप इसको खुद स्टडी करो, अपने आप स्टडी करो, अपने आप इसको लर्न करो, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये जो स्टॉक्स हैं ये टॉप क्लास के हैं, इनके अंदर हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, इनके अंदर हम लर्न करने के बाद हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने जो केस स्टडी किया है, इसी तरीके से आप केस स्टडी आईटीसी की कर लीजिए, विप्रो की कर लीजिए, एसबीआई की कर लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर की कर लीजिए, टीसीएस की कर लीजिए। ठीक है, जो डिविडेंड देने वाले स्टॉक है उनकी कर लीजिए। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपकी समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग होती है और ये श्योर होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।